हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सकवेशन फॉर नॉलेज एक एकेडमी में स्वागत है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर। इससे पहले हमने ह्यूमन आई, पावर ऑफ एकोमोडेशन और डिफेक्ट एंड करेक्शन देखे थे। इसके बाद आज हमारा स्टार्ट होगा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो पहले उसे देख लेते हैं। तो देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म में क्या है, पहले हम प्रिज्म देख लेते हैं क्या होता है। प्रिज्म हमारा फोर साइडेड सॉलिड होता है। क्योंकि हम इसे ग्रीन बोर्ड पे बना रहे हैं, 2D में बना रहे हैं, तो हम इसे मतलब 3 साइड ही दिखा सकते हैं। एक्चुअल में इसके 4 साइड होते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा सॉलिड शेप का होता है जिसमें 4 साइड होते हैं, 4 एंगल भी बनेंगे, 4 वर्टिसेस, ये सारी चीजें। लेकिन जब हम इसे ग्रीन बोर्ड पे बनाएंगे तो ये हमारा कैसे आएगा, इसके 3 ही साइड दिखेंगे। तो अगर मैं प्रिज्म बोल रहा हूं तो आप इसे सॉलिड ही समझिएगा, ये कभी ट्रायंगल नहीं होता, ठीक है। अब हमारा है कि प्रिज्म के थ्रू आपका रिफ्रैक्शन देखना है। तो क्या है, जैसे हमने ये प्रिज्म ले लिया, अब हम इसके थ्रू देखेंगे कि कैसे अगर हम इंसिडेंट रे भेज रहे हैं तो उसका इमर्जेंस रे क्या है, कितना डाइवर्ज करता है, कैसे। तो इसमें क्या है, अगर आप मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे भेज रहे हैं तो इसमें सिंपल सा फेनोमेना हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें क्या था हमारा कि अगर हमारा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, एयर हमारा रेयरर है, ग्लास हमारा डेंसर, तो रेयरर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होता है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे था। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करें तो क्या करेगा, ये रे जिसे सीधे जाना चाहिए था ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। अब क्या है, इसे समझिएगा। कई बार इसे देखने में ऐसा लगता है कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये बेस के पैरेलल है, ठीक है। ये हर बार जरूरी नहीं है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग देखते देखते मन में ये परसेप्शन बना लेते हैं कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए ये प्रिंसिपल है, मतलब ये जो बेस है प्रिज्म का उसके पैरेलल होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा इंसिडेंट रे था, ये हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई, ये रिफ्रैक्ट हुआ तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हम R1 से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ये इस सरफेस पे आएगा, यहां क्या है, यहां ये ग्लास से एयर में जा रहा है, यानी डेंसर टू रेयर। जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाती है अवे द नॉर्मल बेंड करती है, तो इसे जाना चाहिए था सीधे, ये नॉर्मल से दूर जाएगा, ये हो गया इधर अवे द नॉर्मल। इधर था टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये वाला जो रे है ये नॉर्मल की तरफ गया है, मतलब ये देखिए ये हमारा नॉर्मल है, ये इधर नॉर्मल की तरफ गया है, ठीक है। तो ये रे हमारा हो गया इमरजेंस रे, और नॉर्मल और इमरजेंस रे के बीच का एंगल ई से डिनोट करते हैं, ये हमारा एंगल इमरजेंस रे हो गया, इमरजेंस एंगल हो गया। जो प्रिज्म का एंगल होता है इसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ये हमारा प्रिज्म का एंगल है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि प्रिज्म से इंसिडेंट रे कितना डेविएट हुआ। तो ये रे शुरू में जा रहा था ऐसे और अब ऐसे हो गया, यानी कि ये हम कहें तो ये इतना एंगल क्या किया है, डेविएट किया है। मतलब इसे अगर ये प्रिज्म नहीं होता, बीच में क्या हुआ हमें नहीं मतलब, हमें क्या है, इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा था और जो बाहर निकला ऐसे है, तो ये एंगल ये इतना डेविएट किया है प्रिज्म ने, एंगल मतलब इंसिडेंट रे और इमरजेंस रे के बीच जो एंगल बन रहा है, यानी ये इतना डेविएट कर रहा है इसको। तो ये प्रिज्म के थ्रू डेविएशन हो गया। ये आपका पहला टॉपिक था। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। इंसिडेंट रे था, इंसिडेंट रे एंगल आई बना रहा था नॉर्मल के साथ। जैसे ये एयर से ग्लास किया, रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, ये हमने रिफ्लेक्शन में देखा है। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके सीधे जा रहा था, ये एंगल R1 बन गया, ये हम एंगल R2 से डिनोट करते रहे। फिर क्या हुआ, जैसे ये दूसरे सरफेस पे पड़ा तो ये क्या हुआ, सीधे जाना चाहिए था, ये अवे द नॉर्मल बेंड किया और इधर गया, तो ये इमरजेंस रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे। ये हमारा हुआ
किसी भी ग्लास प्रिज्म के थ्रू कैसे, मतलब ग्लास प्रिज्म कैसे रिफ्रैक्ट करता है। अब नेक्स्ट है हमारा कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। देखिए डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट फेनोमेना क्या कहता है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट फेनोमेना कहता है कि व्हाइट लाइट का 7 कलर में अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट जाना, इसी फेनोमेना को डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट अभी हम प्रिज्म से देखेंगे, और प्रिज्म से सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने देखा था कि कैसे प्रिज्म जो है व्हाइट लाइट को 7 कलर में अलग अलग तोड़ देता है। तो इसका क्या है कि अगर आपने एक प्रिज्म लिया और इससे कोई व्हाइट लाइट भेजी, तो उन्होंने देखा कि व्हाइट लाइट के साथ हमारा सबसे ज्यादा जो बैंड होता है कलर, वो वायलेट होता है। तो सबसे ज्यादा, अगर ये हम नॉर्मल यहां खींचे तो सबसे ज्यादा वायलेट हमारा बैंड होगा और सबसे कम रेड बैंड होगा। ठीक, अब ये होता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि वायलेट सबसे ज्यादा बैंड हो रहा है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आपके क्लास 12th के एनसीईआरटी ने किया हुआ है, मतलब क्लास 12th में है। तो अगर आप इसे जानना चाह रहे हैं तो हमने इसके ऊपर वीडियो हमारा बना हुआ है, क्लास 12th के वीडियोस, आप वहां पे जाके देख लीजिए। इसे हमने वहां एक्सप्लेन किया है क्लास 12th का। इवन आप चाहें तो क्लास 12th का भी लाइट एक बार देख लीजिएगा, आपको काफी चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी। तो ये क्या होगा, अभी हम ये कहेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन हमने किया कि जैसे ही हमने प्रिज्म, ये सर आइजैक न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि अगर हमारा व्हाइट लाइट को भेज रहे हैं प्रिज्म के थ्रू, तो सबसे ज्यादा जो डेविएट होगा, मतलब इसे जाना चाहिए था सीधे, हम येलो से अभी व्हाइट लाइट को दिखा रहे हैं, व्हाइट लाइट सीधे जाना चाहिए था। सबसे ज्यादा बैंड कौन करेगा, वायलेट, और सबसे कम कौन बैंड किया है, रेड। ये हमने अभी ऑब्जर्व किया। तो अगर आप इसे एक्सप्लेन करोगे डिस्पर्जन किसी भी प्रिज्म के थ्रू, तो आप ये लिखोगे कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि व्हाइट लाइट को भेजा तो सबसे ज्यादा बैंड किया वायलेट और सबसे कम रेड बैंड किया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने यहां पे दोनों को नॉर्मल खींचा, फिर वही चीज, सबसे ज्यादा बैंड कर जाएगा वायलेट और सबसे कम बैंड करेगा रेड। तो अगर आपने यहां स्क्रीन लगाया तो आपको ऊपर रेड दिखेगा, नीचे वायलेट दिखेगा, और आपको 7 कंस्टिट्यूएंट दिखेंगे विबग्योर के फॉर्म में। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू भेजा, तो क्या हुआ, जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म के एक कॉर्नर पे पड़ा, मतलब प्रिज्म के सरफेस पे पड़ा, जब वो क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो हमने देखा कि व्हाइट लाइट जो 7 कलर से मिलकर बना है, उसमें वायलेट जो है, वायलेट रे, वो सबसे ज्यादा बेंड कर रहा है और रेड सबसे कम बेंड कर रहा है। और जैसे ही वो आगे निकला तो इस तरह हमारे 7 कलर कंस्टिट्यूएंट अलग अलग डिवाइड हो गए। इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसमें हम व्हाइट लाइट को 7 उसके कंस्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, फिर उन्होंने क्या किया, इस प्रिज्म को एक और प्रिज्म इसी के जस्ट उल्टा लगा दिया। होप आपको वो क्लियर हो गया था। और उन्होंने ये देखा कि जो ये व्हाइट लाइट अलग अलग, मतलब ये 7 कलर में डिवाइड हुए थे, ये सभी मिलके एक सिंगल कलर व्हाइट कलर फिर से निकलता है। ठीक है, और ये इंसिडेंट के जस्ट थोड़ा पैरेलल होता है। तो क्या हुआ, जब इस तरह आपने एक प्रिज्म लगाया तो उसने व्हाइट लाइट को 7 कंस्टिट्यूएंट में तोड़ दिया, और जैसे ही आपने एक उल्टा प्रिज्म रखा, इसने फिर 7 कलर को जोड़ के एक कलर निकाल दिया। ठीक है, तो और अगर ये देखेंगे तो ऐसा क्यों रहा है, तो अगर आप इसे देखें तो ये एक तरह से ग्लास स्लैब की तरह आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब का आपने पढ़ा हुआ है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंस रे आपस में पैरेलल होते हैं। जस्ट ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने एक प्रिज्म रखा, उसके अपोजिट दूसरा प्रिज्म रख दिया, तो हमारा जो ये 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में टूट रहा था, फिर उसे कंबाइन करके एक सिंगल कलर में वो दे देता है। तो ये हमारा प्रिज्म यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसे देख लेते हैं कि हमारा क्या होता है उसमें। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए 2 चीजें जरूरी है। पहला, आपका बारिश होना जरूरी है, और दूसरा सन का प्रेजेंस होना भी जरूरी है।
मैक्सिमम टाइम होता है कि जब बारिश होती है तो काले बादल पूरे आकाश को घेर लेते हैं, तो हमारा सन नहीं दिखाई देता। तो रेनबो तभी फॉर्म होगा जब हमारा सन और बारिश, रेन, दोनों एक साथ हो। और जब भी रेनबो फॉर्म होता है वो सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। इसे भी देखिएगा कि अगर सन हमारा ईस्ट में है तो रेनबो फॉर्म वेस्ट में होगा, अगर सन वेस्ट में है तो रेनबो ईस्ट फॉर्म में होगा। अब होता है ये कैसे फॉर्म होता है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। फिर से समझिए, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना ये स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो क्या होता है, जैसे इस पे कोई व्हाइट लाइट यानी कोई सनरेज इस पे आता है तो ये क्या करेगा, फिर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। नॉर्मल खींचना हमें पता है, हम कहां से खींचते हैं, सेंटर से, है ना। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब क्या होगा, दोनों अलग अलग कलर अपना डिवाइड होंगे। सबसे ज्यादा वायलेट बेंड करेगा और सबसे कम रेड बेंड करेगा। फिर वही चीज होगा, ये इधर आएगा वायलेट, और अगर कोई यहां इस पर्सन यहां से देख रहा है तो उसको ऊपर रेड दिखाई देगा, नीचे वायलेट, है ना। तो कभी भी देखिएगा जो रेनबो फॉर्म होता है उसमें ऊपर हमारा रेड होता है और नीचे हमारा वायलेट होता है, ठीक है। तो इस तरह कुछ रेनबो फॉर्मेशन होता है। इसमें आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन जरूर आता है, मतलब आ सकता है। तो ये क्या है, व्हाइट लाइट गया किसी भी वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ा, वाटर ड्रॉपलेट हमारा स्मॉल प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है, इस व्हाइट लाइट को उसके 7 कंस्टिट्यूएंट कलर में तोड़ देता है, यहाँ डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है। फिर जब ये वापस, यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब ये वापस आता है तो इसका 7 अलग अलग कलर हमें दिखाई देता है। इसमें वायलेट हमारा नीचे होता है, रेड हमारा ऊपर होता है। तो इस तरह रेनबो का फॉर्मेशन होता है। कि रेनबो कैसे बनता है, अगर ये डाउट था तो यहाँ पे हमने क्लियर किया है। याद रखिएगा, अगर आपको इसमें से नहीं लग रहा है कि नहीं हमें कुछ और चीजें जाननी है तो आप लाइट का जो हमने क्लास 12th में पढ़ाया है उसे भी देख लीजिएगा, बहुत इजी वे में समझाया है आपको, वहां भी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ हमारा रेनबो का फॉर्मेशन खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ऐसा है कि जब हमने रिफ्रैक्शन बताया था तो हमने कहा था रिफ्रैक्शन जो होता है, जो लाइट की स्पीड होती है, कितना बेंड करेगा वो डिपेंड करेगा कि रेयरर से डेंसर जा रहे हैं या डेंसर से रेयरर, है ना। उसी हिसाब से टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल वो बेंड करता है। अब क्या खासियत होती है एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर कभी भी फिक्स नहीं। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जहां अभी है वो डेंसिटी उसकी हर वक्त वही रहेगी। तो इसे समझते हैं, जैसे अगर हमने ये अर्थ ले लिया, इधर अर्थ है हमारा और ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक। अब क्या होता है, अगर हम एक रिलेटिव टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो अगर आप टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। सिंपल सा रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। और टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आती है, वो एक्सपैंड करता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब है क्या, जैसे आप अर्थ सरफेस ले लीजिए, अब सन है हमारा, सन जो होगा वो अर्थ सरफेस को हर जगह बराबर हीट करेगा। मतलब कि अगर हमने मान लीजिए ये एनसीईआरटी की किताब ही ले ली तो ये हम लेते हैं अर्थ सरफेस, ठीक है। ये हमारा सन है मान लीजिए कहीं पे, जब सन से रेज आएंगे तो हर जगह लगभग बराबर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिधर आप हैं। अब ये मत कहिएगा सर इक्वेटर पे अलग, पोल पे अलग, इतना हम नहीं कर रहे हैं, हम मतलब अपने सराउंडिंग के सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हर जगह सरफेस को क्या करेगा, बराबर हीट करेगा। तो यहां भी 30 डिग्री 30 हर जगह 30 डिग्री है। अगर टेम्परेचर हर जगह का 30 डिग्री है तो टेम्परेचर अगर फिक्स हो गया तो वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, वॉल्यूम फिक्स हो गया तो डेंसिटी भी हमारा फिक्स हो गया। यानी हम हॉरिजेंटली देखें तो लगभग एक जैसा डेंसिटी आपको हर जगह मिलेगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं अभी से देखिएगा, आगे मैं दिखाना चाह रहा हूं कि डेंसिटी कैसे हॉरिजेंटली और वर्टिकली कैसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो हॉरिजेंटली हमने देख लिया कि हॉरिजेंटली अगर हम ये मान लें कि यहाँ का डेंसिटी, यहाँ का डेंसिटी, यहाँ हर जगह, क्योंकि टेम्परेचर हमारा लगभग फिक्स है तो हर जगह की डेंसिटी भी लगभग फिक्स होगी। लेकिन अगर हम ऊपर जाएं
तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है, पता है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा या टेम्परेचर चेंज करेगा। तो अगर हम एक रेंज के बाद जाएंगे तो हमें वेरिएबल दिखने को मिलेगा कि अगर हम मान ली यहां तक हम देखें तो यहां तक डेंसिटी अलग था, यहां के बाद कुछ और हो गया। हर लेवल पे चेंज होता है, लेकिन इतना छोटा छोटा चेंज हम नहीं था। हम एक स्लैब में बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ हम मान लेते हैं कि यहां तक हमारा डेंसिटी सेम है, और ऊपर गए तो डेंसिटी बदल गया, और ऊपर गए डेंसिटी बदल गया, और ऊपर गए डेंसिटी हमारा बदल गया। आ रहा है समझ में ये? तो हर जगह क्या होगा, डेंसिटी हमारा वेरी करेगा। ठीक है, हमने ये चीज बोला है ना। और आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो डेंसिटी डिक्रीज करता है, टेम्परेचर भले इंक्रीज करे डेंसिटी डिक्रीज करता है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है कि जो ज्यादा डेंस होता है वो नीचे होता है, जो कम डेंस होता है वो ऊपर होता है ना। मतलब कि ये तो नॉर्मल सी चीज है कि जो डेंसिटी जिसकी हाई रहती है वो नीचे रहता है, जिसका डेंसिटी लो रहता है वो ऊपर रहता है। तो क्या होगा, अब क्या है कि अगर हम ये देखें कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी चेंज हो रहा है, अभी हम चेंज करके कह रहे हैं, और हमारा हॉरिजॉन्टल में डेंसिटी सेम रह रहा है। तो हम अगर इसे अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर दें तो हम ये कह सकते हैं यहां का डेंसिटी, ये पूरे स्लैब का डेंसिटी एक जैसा है, ये स्लैब का डेंसिटी एक, ये स्लैब अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 स्लैब में डिवाइड कर दें तो हम ये कह सकते हैं हाँ सातों स्लैब की डेंसिटी फिक्स है। स्लैब 1 पूरा इसका एक डेंसिटी, स्लैब 2 का अपना डेंसिटी, और सातों आपस में एक दूसरे से अलग है। सातों का डेंसिटी एक दूसरे से वेरी कर रहा है, किसका ज्यादा है किसका कम अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं, सातों का अलग अलग है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो डेंसिटी का हमने प्रोफाइल की तरह डिवाइड कर दिया ये फिक्स रहता है। क्या होता है आपको पता है, जैसे टेम्परेचर नीचे ज्यादा होता है, जब नीचे का टेम्परेचर बहुत गर्म होने लगा तो वहां पे एयर एक्सपेंड करने लगेगा। जब एयर एक्सपेंड करने लगेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो जो डेंसिटी कम होती है कम डेंसिटी वाला कहां जाता है, ऊपर जाने लगता है। तो जहां नीचे अभी डेंसिटी ज्यादा थी वहां का एयर अभी लो डेंसिटी हो गया और ऊपर जाने लगा। रात में भी ऐसा होता है, दिन में तो होता है, रात में भी अगर सन नहीं है तो क्या होगा, रात में भी आपका हवाएं चलती रहती हैं, है ना, एयर मूव करता रहता है, विंड सर्कुलेट होता रहता है। तो उससे क्या होगा कि कहीं का एयर गर्म है तो वो ऊपर जाने लगता है, और जैसे ही वो ऊपर गया यहाँ का स्पेस वैकेंट हो गया तो ठंडी हवाएं उसका जगह घेरती हैं। तो यहाँ पे जो अगर अभी हमारा क्या था, गर्म था, गर्म होने की वजह से हमारा ये क्या था, टेम्परेचर मतलब डेंसिटी यहाँ का कम था, लेकिन ठंडी हवाएं जब यहाँ पे आई तो यहाँ का डेंसिटी ज्यादा हो गया। तो ये एक फिक्स जगह यहीं पे कभी डेंसिटी यहाँ पे कम है और कभी डेंसिटी ज्यादा हो रही है। तो ये जो एटमॉस्फेयर ये पूरा हर वक्त क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम मान ले कोई एक रे आ रहा है, मान लीजिए यहां सन से कोई एक रे आया हमारा, तो क्या होगा, हमारा यहां तो वैक्यूम था, यहां हमारा एयर हो गया, तो ये क्या हुआ, रेयर ये डेंसर, तो ये रे क्या कर जाएगा, बैंड कर जाएगा, रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो यही है रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर। अब इसमें हमारा सबसे पहला आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। इसे समझते हैं कि ये कैसे स्टार ट्विंकल क्यों करता है। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने यही मतलब अलग अलग लेयर का नहीं देखा है, सिर्फ इतना देखा है कि जब वैक्यूम से किसी मतलब एटमॉस्फेयर में रे आती है तो वो क्या करती है, अपने पास से शिफ्ट कर जाती है, अलग अलग लेयर में जाएगा तो उसकी डेंसिटी बार बार अलग अलग चेंज होगा। ये कैसे, ये अभी आगे दिखा देंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में। तो अभी हम ये इतना समझ गए, अब आगे आते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का फिनोमेना क्या है। तो देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या कहता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये कहना है कि स्टार का जो ब्राइटनेस है वो हर लेवल पे चेंज हो रहा है। मतलब अगर अभी कभी रात में बैठ के आप तारों को देखिए तो क्या होता है कि तारों का जो ब्राइटनेस होता है कभी कम कभी ज्यादा होता है ना। ट्विंकल करना मतलब कभी बहुत ब्राइट दिख रही है, कभी डल डल डल, फिर गायब हो गए, फिर दिखने लगे, तो वो ब्राइट करती रहती है, कभी बहुत ज्यादा ब्राइट, कभी कम ब्राइट, कम। तो इसी फेनोमेना को हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। होता क्यों इसे, अब इसे समझते हैं। ये जो लेयर हमने डिवाइड किया था इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसे भी होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने कहा था कि हमारा हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है डेंसिटी में, क्योंकि लगभग हर जगह टेम्परेचर सेम होता है,
और वर्टिकल डेंसिटी में चेंज होता है, क्योंकि टेम्परेचर हर जगह वेरी करता है, डेंसिटी हर जगह वेरी करता है। हमने कहा था जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो अपने दिमाग में अभी इतना रखते हैं कि हॉरिजॉन्टली हमारा ज्यादा वेरी नहीं करता, वर्टिकली वेरी करता है। तो हम क्या करते हैं, इसे अलग अलग लेयर में डिवाइड कर लेते हैं एटमॉस्फेयर को। ठीक, अब क्या है, यहां हमारा कोई एक स्टार है। अब यहां से स्टार आना स्टार्ट किया। अब क्या है, ये हमारा रेयर है, ये हमारा इसमें एयर में गया है तो डेंसर सीधे जाना चाहिए था, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। अब यहां पे फिर डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड। हो सकता है यहां उस वक्त टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से रेयर मीडियम हो, गर्म हवा ऊपर जा रही हो, तो यहां पे क्या हो, उस वक्त के केस में रेयर हो। तो ये इसके कंपेयर में जैसे हम डिवाइड करते 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 6 में 5 डेंसर था, 5 और 4 में 4 डेंसर था, 4 और 3 में भी 4 डेंसर है, तो ये अवे द नॉर्मल बेंड हो गया। फिर ये क्या किया, फिर ये डेंसर है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये इस तरह कुछ ला फाइनली आपका यहां पे आया। यहां पे आप इसे देख रहे हो, है ना, हम यहां पे इसे क्या कर रहे हैं, यहां पे हम इसे देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या है, हमें जो रेज आती दिखाई देती हैं वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करती हैं। तो हमें ये जो रे यहां पे आ रही है, हमें ऐसा लगेगा कि वो स्ट्रेट लाइन से आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, हमें जो स्टार का एक्चुअल यहां पोजीशन है हमें दिखाई देगा यहां पे। ठीक है, ये एक पार्ट है बिटवीन तीनों स्टार, कैसे समझते रहिए। हमने क्या किया अभी तक इसमें, अभी तक हमने ये कहा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हर एटमॉस्फेयर को हमने लेयर वाइज डिवाइड कर दिया है और हर लेयर का अपना अलग डेंसिटी है। ठीक, अब हमने ये नहीं कहा ऊपर डेंसिटी ज्यादा, इन जनरल ये होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं डेंसिटी कम होने लगता है। लेकिन अभी क्योंकि एटमॉस्फेयर कोई फिक्स नहीं है, कभी कहीं डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, कभी कम होता है, क्योंकि हवाएं विंड हमेशा मूव करती रहती हैं। तो जहां मान लीजिए एयर आ रहा है, अभी यहां गर्म था, अभी हवा चल गई, ये जगह ठंडा हो गया, है ना। तो इसका एटमॉस्फेयर फिक्स नहीं है कि कभी वहां डेंसर भी हो सकता है, रेयर भी। तो हमने ये कहा कि चलो ये रेयर डेंसर कुछ भी इधर उधर करते हुए हमारे आंख तक पहुंच गया। तो जो फाइनल रे आएगी वो कुछ ऐसे आई है। हमें पता है कि हमें जो चीजें दिखाई देती हैं, या हमें ऐसा लगता है कि जो रे आ रही है वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रही है। हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि ये बेंडिंग वेंडिंग उतना हमें दिखाई दे। तो जो लास्ट रे आई है उसके हिसाब से हमने ट्रेस करके ये स्टार का यहां पोजीशन बना दिया। ठीक, अब क्या हुआ, अगर हम मान लेते हैं कि स्टार इतना ज्यादा दूर है कि इससे सिर्फ और सिर्फ 10 रेज आ रही हैं, समझने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, ये हम अपना पोजीशन तो चेंज नहीं कर रहा है। अब जैसे कि ये एटमॉस्फेयर है जो अभी डेंसर की तरह बिहेव कर रहा था, ये चौथा अभी रेयर हो जाए, तो ये रे जो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की है, ये रे क्या कर जाएगा, अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। यहाँ पे काफी ज्यादा हौच-पौच हो रहा है, इसे समझते रहिएगा। अवे द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, और जो रे आपके आंख तक आ रही थी 10 की 10, हो सकता है वो, क्योंकि हमारा डेंसिटी चेंज हो गया ना, जब अगर डेंसिटी चेंज हो गया यहाँ का, तो यहाँ का डेंसिटी चेंज हुआ, तो जो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, अवे द नॉर्मल हो गई। तो जब जो 10 रे आ रही थी, अब ये थोड़ी सी शिफ्ट हो गई, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 रे आ रही है स्टार की। अगर 2 रे आएंगी तो हमें डल दिखनाई देने लगेगा। हो सकता है कि ये इतना वेरी कर जाए एटमॉस्फेयर कि जो 10 रे आ रही थी वो 10 हमारी आंख तक नहीं आ रही है, तो जो 10 आ रही थी पूरी, तो हमें पूरा दिखाई दे रहा था। ये 5 रही उंगलियां हैं, लेकिन आप 10 समझिए। ठीक है, 10 रे आ रही थी तो हमें पूरा ब्राइट दिख रहा था, लेकिन अब एटमॉस्फेयर चेंज कर गया, तो ये जो सीधे आ रही थी, ये रेयर डेंसर चेंज हुआ, तो ये शिफ्ट हुई और सिर्फ 2 ही रे हमारे आंख तक आ रही है, तो उसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई। फिर हमारा क्या हुआ, एटमॉस्फेयर इतना चेंज हो गया कि जो 10 आ रही थी वो 10 नहीं आ रही है, तो हमें वो स्टार दिखाई ही नहीं दे रहा। फिर क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में चेंज ऐसा हुआ कि वो 10 आने लगे। तो ये एटमॉस्फेयर हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है, हर वक्त चेंज हो रहा है। इसके वजह से रेज हमारे आंखों तक पूरी आ रही है, कभी हो रहा है इधर उधर चली जा रही है 2-4 रे, कभी हो रहा है कि पूरी रे इधर चली जा रही है। तो वो स्टार जो है वो हमें क्या होता है, कभी जब पूरे रेज आएंगे तो ब्राइट दिखेगा, जब वो कम रेज आएंगे तो डल दिखाई देगा। तो ये फिनोमेना होता है स्टार का, मतलब आपका ट्विंकल करने का जो रीजन होता है। क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर आपका फिक्स नहीं है। फिर से समझिए, अगर इसे एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसे 2 फेज में लिखेंगे। पहला कि जो एटमॉस्फेयर है उसका जो एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि जो डेंसिटी हर बार चेंज होता है, डेंसिटी की जगह ऑप्टिकल डेंसिटी आप यूज करेंगे तो ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा। तो इसका डेंसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है,
तो जब यहां से स्टार आ रही थी, हम अभी इसको एक सबका डेंसिटी फिक्स कर लेते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन में। तो हमने कहा कि ये कुछ टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभी द नॉर्मल, जैसे उसको मीडियम मिला वैसे करके हमारे आंख तक आ गया एक पॉइंट पे। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने ये आ गया और इसका पोजीशन हम स्ट्रेट लाइन पे देखे तो यहां दिखाई दिया। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारा इसका मीडियम चेंज होने लगा तो क्या होगा, जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो जो रे टुवर्ड्स द नॉर्मल अभी जो किसी तरह हमारे आंख तक आ रही थी, अभी जैसे हमने 4 को ही लिया था, 4 को हमने डेंसर लिया था, अब ये रे चेंज हुआ, यहाँ नीचे से गर्म हवा इधर आने लगी, इसे रेयर कर दी, जब दोबारा रे आने लगा तो जब अगर रेयर कर दी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल के बजाय अवे द नॉर्मल हो गया रे। तो जो रे हमारे आंख तक आ रही थी 10 आ रही थी, उसमें से 2 ही आए तो हमारे उसकी ब्राइटनेस कम हो जाए। तो ये पूरा फिनोमेना होता है रेयर डेंस, मतलब जो आपका स्टार ट्विंकल करता है। होप आपको ये चीज क्लियर हो गया ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है। नेक्स्ट है आपका सनराइज और सनसेट का एडवांसमेंट, मतलब सनराइज हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें जो मतलब डिले सनसेट हमारा 2 मिनट होने के बाद भी 2 मिनट तक हमें सन दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों, इसे समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक, ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ के चारों तरफ हमें ये पता है कि एटमॉस्फेयर की इनविजिबल लेयर होती है, हमने बना दिया अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की इनविजिबल लेयर। अब देखिए हमें कोई चीज कब दिखाई देगा, जब हमारे आंखों के सामने तक आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं अपने, तो नीचे का आपको नहीं दिखाई देगा जब तक आप नीचे झांके नहीं, आप सीधे खड़े हैं तो आपके जो आंख के सामने तक जितनी चीजें रहेंगी वही दिखाई देगा। अगर हॉरिजॉन्टल के नीचे होगा तो नहीं दिखाई देगा, बहुत ऊपर होगा तो भी हमें नहीं दिखाई देगा। जैसे कोई आप राह चल रहे हैं, अगर सीधे चलते रहिए, कहीं रास्ते में गड्ढा आ गया तो पास में, तो आप गिर जाते हो, आपको नहीं पता चलता अरे यहाँ गड्ढा था, क्योंकि आपके सामने तक नहीं आता। या फिर अगर आप कभी ध्यान दिए होंगे बस पे लिखा रहता है कि प्रॉपर दूरी बनाए रखें, क्योंकि वो काफी ऊंचाई पे होते हैं बस वाले। अगर आप उनके बहुत पास आ गए बस के तो उन्हें दिखाई नहीं देगा कि वहां पे कोई है या ऐसा कुछ, ठीक। तो इसीलिए आपके हॉरिजॉन के सामने होना चाहिए, तभी आपको वो दिखाई देगा। तो अब क्या हुआ, हमें सन, देखिए सन हमेशा हर वक्त जगह है, हमें सन तभी दिखाई देगा। और ये भी पता है कि जो हमारा अर्थ है वो रिवॉल्व कर रहा है, सनराइज सनसेट नहीं होता। लेकिन अभी समझने के लिए हमें सन कब दिखाई देगा, जब हमारे होराइजन के ऊपर आएगा वो, तभी हमें सन दिखाई देगा। अगर उसके नीचे तो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि जैसे ये हम यहां पे हैं, तो ये हमारा होराइजन है, सन इसके ऊपर आया तभी दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। इसी तरह इधर भी बना लेते हैं। अब क्या है, हम मान लेते हैं यहां हमारा सन है, ठीक। जब सन से रेज जाएंगी तो ये क्या हुआ, यहां पे देखिए ये हमारा एयर है, ये वैक्यूम है। वैक्यूम और एयर में कौन डेंसर होता है, एयर। तो एयर अगर डेंसर है तो लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। नॉर्मल कहां से खींचते हैं, तो सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से। तो ये हुआ। अब रे जो सीधे जानी चाहिए थी, इसे ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, ये क्या होगा, ये बेंड कर जाएगा। होप आपको सारी चीजें क्लियर दिख रही हो। तो ये सीधे जाने के बजाय ये क्या करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। अब बेंड कर गया तो हमें पता है कि रे हमें कैसे आती दिखाई देती है, सीधी स्ट्रेट। तो ये रे का पूरा बेंडिंग नहीं दिखाई देगा, हमें लगेगा कि ये जो सन का पोजीशन है वो यहां है ना। एक्चुअल सन का पोजीशन क्या है, वो इधर है, लेकिन हमें कहां दिखाई दे रहा है, यहां पे। अपीयर कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है हमें। तो एक्चुअल में सर यहां पे है, लेकिन हमें पहले ही अपीयर हो जाता है कि ऊपर है। तो ये एडवांसमेंट इन सनराइज है कि हमारा सन यहां पे था, इससे रेज गया, यहां पे हमारा तुम्हारा एटमॉस्फेयर था अर्थ का, रे सीधे गया, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, तो जो सीधे जाना चाहिए था वो हमारे तक आ गया। अब जब हमें यहाँ पे दिखाई देगा तो हम सन रेस को पीछे ट्रेस करेंगे, तो एक्चुअली जो यहाँ पे है वो हमें अपीयर यहां होता है, ठीक है। तो ये पहला चीज हो गया। दूसरा, अब क्या है, जब सनसेट होगा तो भी यही सेम फिनोमेना होगा, कुछ अंतर नहीं है। अगर होराइजन के नीचे चला गया सन हमारा, तो क्या होगा, अगर होराइजन के नीचे गया तो ये रेस इससे सीधे आएंगी, इसे सीधे जाना चाहिए था, फिर आप नॉर्मल खींचोगे, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगी,
तो ये यहाँ हमें दिखाई देने लगा। अगर हम इसे पीछे की तरफ ट्रेस कर दें तो यहाँ पे जो एक्चुअली में सन हमारा यहाँ है वो हमें ऊपर दिखाई देता है। तो ये हो गया ये पोर्शन है हमारा अर्ली सनराइज और ये हो गया डिले सनसेट। तो आपका अर्ली सनराइज या डिले सनसेट पूछेगा तो आपका क्या आंसर जो लिखेंगे उसमें लिखेंगे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और फिर इस डायग्राम से आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये काफी हौच-पौच हो गया, लेकिन अगर 1 बाय 1 करेंगे तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाएंगे। या क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि जो हमारा डे होता है वो 4 मिनट ज्यादा, एक्चुअल से 4 मिनट ज्यादा क्यों होता है, तो उसका भी आंसर यही है। तो यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन खत्म होता है। इससे पहले प्रिज्म देखा था हमने, प्रिज्म समझा, उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझा। अब हमारा आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो इसे देख लेते हैं क्या है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट फेनोमेना ये कहता है कि जब व्हाइट लाइट किसी भी उस स्मॉल पार्टिकल से पड़ता है तो उसे स्कैटर्ड कर देता है। स्कैटर्ड का मतलब सिंपल सा बिखेर देना। जैसे कि आप चावल एक मुट्ठी लीजिए, छोड़ दीजिए, वो चारों तरफ फैल जाता है, बिखर जाता है। तो वैसे ही लाइट के साथ होता है कि अगर एक लाइट है, एक्चुअल में लाइट वेव की तरह, लाइट एक वेव है, इतना तो आपको पता ही होगा। और कुछ चीजें आपको पता होंगी कि ये हमारा एक वेवलेंथ है लैम्डा, ये सारी चीजें ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो हमारा कहना है कि जब पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, अब देखिए इतना बड़ा पार्टिकल बनाया है, मतलब कि वेव का जो वेवलेंथ होता है वो वैसे ही बहुत छोटा होता है, उस लेंथ का मतलब उस बहुत छोटे से पार्टिकल से, तो क्या होता है, ये रेस को सीधे ना जाके स्कैटर्ड कर देता है चारों तरफ। अब इसमें क्या अंतर है? देखिए, यहां रेस सीधे आ रही थी, इस पार्टिकल से पड़ी, चारों तरफ फैल गई, तो अब आपको लगेगा लाइट इस पार्टिकल से निकल रही है ना, क्योंकि हमें ये नहीं ना पता चलेगा एक रे आ रही है बाकी सारे को स्कैटर करेगी। हमें ये लगेगा कि ये पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल से रेज आ रही है और इस पार्टिकल को भी ये हमें कैसा दिखाई देने लगा, सोर्स की तरह विजिबल हो जाएगा। अब देखिए, ये पार्टिकल बहुत ही छोटा था, ये पार्टिकल हम कोलाइडल साइज का लेते हैं। कोलाइडल पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन सस्पेंशन कोलाइडल पार्टिकल पढ़े, तो जब कोलाइडल साइज के पार्टिकल होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन होता क्या है, जब एक फिक्स सुटेबल वेवलेंथ का इस पे लाइट पड़ता है तो ये लाइट को स्कैटर्ड करता है, चारों तरफ फैला देता है। जब ये चारों तरफ फैला देगा तो ऐसा लगेगा लाइट इसी पार्टिकल से निकल रही है, और जब लाइट इस पार्टिकल से निकलते हुए समझ में आएगा तो हमें ये एक तरह से सोर्स समझ में आएगा, और अगर ये सोर्स होगा तो ये हमें पार्टिकल विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये अभी टेंडल इफेक्ट है। बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट सिर्फ इतना कहता है कि अगर कोई पार्टिकल, बहुत स्मॉल पार्टिकल उसके वेवलेंथ के साइज का होगा तो वो क्या करता है, इसको चारों तरफ स्कैटर करेगा। स्कैटरिंग क्या रीजन है कि इसका पार्टिकल का साइज जो होना चाहिए इसके वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए। और जो स्कैटरिंग होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के पावर 4 के, यानी जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी स्कैटरिंग सबसे कम। अब इस चीज को समझिए, अगर आप मतलब हमारे व्हाइट लाइट की बात करेंगे तो उसमें होता है विबग्योर, है ना। अगर इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वायलेट का होता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, तो इसे यहां समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं रेड जो है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। अगर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे कम होगी। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। दो फेनोमेना में रख रहा हूं, इन दोनों को बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। मैंने दो बातें कही। पहला, स्कैटरिंग किसका होगा ये डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का साइज किसके वेवलेंथ से मैच कर रहा है। सबका वेवलेंथ अलग अलग है। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसका है, रेड का है ये, फिर उसके बाद आपका ऑरेंज का है, तो उसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे ही सबका है। इसी तरह सबका वेवलेंथ अलग अलग है। तो किसका रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग, किसका स्कैटरिंग होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल की साइज किसके वेवलेंथ से मैच कर रही है। सबका अलग अलग साइज है। अगर सबका साइज अलग अलग है तो किसी एक के साइज से ही ना मैच करेगा,
पार्टिकल का साइज भी बहुत छोटा है। तो या तो वो रेड से मैच करेगा, या ऑरेंज से, या येलो से, ग्रीन से, ब्लू से, इंडिगो से, या वायलेट से। किसी सातों में किसी एक का पार्टिकल का साइज होगा, किसी एक से मैच करेगा। जिससे वो मैच करेगा उसका स्कैटरिंग होगा। ठीक, ये एक बात हुई, इसे अलग समझिए। दूसरी बात, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा, ये डिपेंड करेगा उसके वेवलेंथ के साइज पे, कि अगर किसी का वेवलेंथ का साइज, वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी। यानी सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, वायलेट की, सबसे कम किसकी होगी, रेड की। अब बहुत कंफ्यूजन हो गया ये दोनों एक साथ लेंगे तो, कि यार अभी हम बोल रहे हैं कि स्कैटरिंग किसकी होगी, ये पार्टिकल के साइज पे डिपेंड कर रहा है, और फिर हम दोबारा ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वायलेट की स्कैटरिंग होगी। तो दोनों को मर्ज मत कीजिए, फिर से समझिए। इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि अगर तुम 10th में इतना परसेंट लाओगे तो तुम्हें ये दिया जाएगा। मान लीजिए हम 10 अलग अलग लोग को रख रहे हैं, आपके पेरेंट्स कुछ और देंगे, आपके दोस्त के पेरेंट्स कुछ और देते हैं। कि मान लीजिए 10 दोस्त हैं, आप लोग 7 दोस्त हैं। सातों के पेरेंट्स क्या कहेंगे, जो आपको चीजें पसंद होगी वो देंगे। जैसे किसी के पेरेंट्स ने कहा कि अगर तुम 90% या से अबव लेते आओ तुम्हें बाइक देंगे। दूसरे ने कहा कि तुम 90% से अबव लाओ तुम्हें कार देंगे। किसी ने कहा 90% से अबव लेते आओ हम तुम्हें वीडियो गेम का सेट देंगे। किसी ने कहा कि मोबाइल देंगे। हम अभी फिलहाल 3 लेके चलते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो समझने में। जैसे हम 3 दोस्त ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, सत्येंद्र, कुंदन, मनमीत, रोहित, कार्तिकेय। 5 हो गए, सफिशिएंट है। अब पांचों का साथ क्या है, जैसे कि सबको 10th बोर्ड दे रहे हैं। सबके पेरेंट्स ने कहा कि अगर आपने, सबको एक ही टारगेट है 90%, कि अगर मैं, जैसे सत्येंद्र को कहा गया कि 3 ही लेते, बहुत ज्यादा हो जाए। सत्येंद्र को कहा गया कि उसे वो बाइक मिलेगी। मनमीत को कहा गया कि उसे वीडियो गेम का सेट मिलेगा। और कुंदन को कहा गया कि उसे जिम की मेंबरशिप मिल जाएगी अगर उसको 90% से अबव लाया। ठीक, अब किसको क्या मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि क्या हुआ, किसने 90% से अबव परफॉर्म किया। लेकिन देखिए, अगर आप प्राइस की बात करें तो सबके लिए अलग अलग प्राइस का है ना। मेंबरशिप आपको कम में हो जाएगा, बाइक का ज्यादा होगा, वीडियो गेम का अलग प्राइस है। तो ये प्राइस की आप बात करें तो सबसे ज्यादा बेनिफिट सत्येंद्र को हो रहा है अगर वो 90% से अबव ले आए। लेकिन मिलेगा किसको मतलब प्राइस, ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे कि किसने 90% क्रॉस किया। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। 90% क्रॉस किसने किया उसको मेंबरशिप मिलेगी, मतलब उसको उसका प्राइस मिलेगा। लेकिन किसको ज्यादा बेनिफिट होगा वो उस मामले में तीनों अलग अलग है। आया समझ में? उसी तरह आपको यहां पे 2 अलग अलग फिनोमेना है, इसे अलग रखिएगा। जब हम बात करेंगे कि किसका स्कैटरिंग होगा तो हम कहेंगे जिसके पार्टिकल का साइज बढ़ेगा। और कितना ज्यादा, अगर मान लीजिए सातों के अलग अलग पार्टिकल सातों के मिल गए तो किसका ज्यादा हो रहा है, तो सबसे ज्यादा वायलेट का हो रहा है स्कैटरिंग। होप आपको क्लियर हो रहा है। दोनों अलग अलग चीज है, एक में किसका होगा ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का सब, ये पार्टिकल का साइज है सातों आ रहा है सबका हो जाएगा, नहीं, जिसके वेवलेंथ का पड़ेगा उसका होगा। तो पहला बताया हमने किसका होगा, और किसका होगा ये डिपेंड करेगा पार्टिकल के साइज पे। और दूसरा बताया कितना होगा। अगर मान लीजिए जिसका, अगर सातों का अलग अलग पार्टिकल का साइज मिल रहा है, सातों स्कैटर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगा वायलेट का। अब ये हो सकता है कि पार्टिकल का साइज जो हो वो रेड के साइज का हो, तो किसका स्कैटरिंग होगा, रेड का। तो आपको सिर्फ रेड दिखेगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सब की वायलेट का सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होगा। लेकिन यहां पे वायलेट का नहीं होगा क्योंकि पार्टिकल का साइज किसको प्रीफर कर रहा है, रेड को। तो यहां स्कैटरिंग किसकी होगी, रेड की। होप आपको ये पोर्शन क्लियर हो गया होगा, है ना। जिसका पार्टिकल का साइज होगा उसी का स्कैटरिंग होगा, जिसका अगर वो डिपेंड करेगा किसका पार्टिकल का साइज पड़ रहा है, और किस ज्यादा होगा कि कम, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका वेवलेंथ किसका क्या है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बातें थी। आगे आते हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमारे 2 फेनोमेना है, इसे समझते हैं। पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे टिंडल इफेक्ट समझ लेते हैं, है ना। तो हमने क्या कहा, टिंडल इफेक्ट, जैसे स्कैटरिंग बताया था तो हमने कहा था जब एक रेज आ रही है किसी पार्टिकल से पड़ी तो वो चारों तरफ इसे फैला देगी और ऐसा लगेगा इस पार्टिकल से ही लाइट आ रही है सोर्स, ये पार्टिकल हमें विजिबल हो जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है। बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे गर्मी के मौसम में क्या होता है, अगर किसी कोने में कोई छेद है उससे सनरेज आ रही है
तो ऐसे आपको इस रूम में भी एयर पार्टिकल है, स्मोक है, नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वो सनरेज आएगी तो उस सनरेज के अंदर कोई गया पार्टिकल तो वो हमें विजिबल होता है, काफी रैंडम मोशन दिखाई करने लगता है। तो ये स्कैटरिंग का फिनोमेना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल का साइज ऐसा है कि वो स्कैटर्ड कर रहा है और वो पार्टिकल विजिबल हो जा रहा है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया। ठीक है जी, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पहला फिनोमेना टिंडल इफेक्ट हो गया। ठीक, तो आपको होप आपको टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका कलर, कि आसमान का कलर जो होता है वो नीला ही क्यों होता है। तो इसे देखते हैं कि स्काई का कलर हमारा ब्लू क्यों है। तो सिंपल सा रीजन है, देखिए स्काई पे जो पार्टिकल का साइज है ना वो मैक्सिमम ब्लू है। स्काई पूरा ब्लू पार्टिकल से भरा पड़ा है। तो क्या होगा, जब सनरेज उस पर पड़ेंगे तो वो किसको स्कैटर्ड करना प्रीफर करेगा, ब्लू को। सबसे ज्यादा किसको स्कैटर्ड करेगा, ब्लू को। तो इसीलिए हमें एटमॉस्फेयर की असर किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का। किसका होगा, इस पे मैं बात कर रहा हूं, किसका होगा। तो वहां पार्टिकल की साइज किसकी है, ब्लू के पार्टिकल के साइज के वहां पे पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो ज्यादा किसको स्कैटर करते हैं, ब्लू को। इसीलिए हमें जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर किस कलर का दिखाई देता है, ब्लू कलर का। तो ये हो गया। दूसरा है कि सनराइज और सनसेट पे के टाइम हमारा जो सन का कलर होता है वो रेडिश जो होता है। तो इसे भी समझ लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक। तो अगर हम ये अर्थ मान लेते हैं तो अर्थ के चारों तरफ ये हमारा एटमॉस्फेयर का एक लेयर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जब सनराइज होगा तो सनराइज का टाइम सन कुछ यहां होगा। अगर सन यहां है तो सन से जो रेज जाएंगी उस रेज को देखिए एटमॉस्फेयर का कितना पोर्शन कवर करना होगा, ये पूरा। अगर यहां है तो यहां से लेके यहां तक सनराइज के टाइम पे आपको एटमॉस्फेयर का कवर करेगा। अगर नून का टाइम है तो कुछ यहां, तो सनरेज का कुछ ये पोर्शन जो होगा, इतना सा पोर्शन आपको कवर करना होता है नून के टाइम। तो अब अंतर क्या है, इससे क्या फर्क पड़ेगा समझिए। इससे जैसे ही सनराइज होगा, जब सन से रेज आएंगी हमारे तरफ, तो एटमॉस्फेयर का ये पूरा पोर्शन पड़ा वहां पे। अगर इतना पोर्शन है तो जैसे ही सन रेज एटमॉस्फेयर में एंटर किया, उसका स्कैटरिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एटमॉस्फेयर के एक फिक्स पोर्शन की बात नहीं कर रहा, पूरा एटमॉस्फेयर का वो कवर करेगा। तो क्या करेगा, सारे कलर की स्कैटरिंग होगी, सारे लाइट की स्कैटरिंग होगी। तो स्कैटरिंग जब सभी का होगा तो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड कौन करेगा, वायलेट। अब हम यहां बात कर रहे हैं कितना स्कैटरिंग होगा, किसका नहीं, क्योंकि यहां पे सभी पार्टिकल साइज हैं तो सबका होगा। किसका सबसे ज्यादा होगा, वायलेट का। हमने देखा लैम्डा का पावर 4 1/लैम्डा का पावर 4 स्कैटरिंग का फिनोमेना होता है। तो अगर सबसे ज्यादा वायलेट की स्कैटरिंग होगी तो वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा, सबसे कम स्कैटर्ड कौन होगा, रेड। अब इससे क्या बेनिफिट, मतलब क्या फर्क पड़ेगा, इसे समझते हैं। जैसे आप एक बकेट ले लीजिए, आप बकेट में पानी भरिए और एक एक चम्मच सब डालिए, या कह लीजिए एक एक मग, सारे कलर। आपने क्या किया, सबसे पहले वायलेट डाला और इसमें वायलेट को बहुत अच्छे से घोल दिया पूरा यूनिफॉर्मली। फिर इंडिगो डाला, उसे कम हल्का घोला, फिर और रेड को जस्ट डाल के छोड़ दिया, है ना। रेड को घोला नहीं है, रेड को जस्ट डाल के यहां पे पानी में छोड़ दिया, उसे अच्छे से घोला नहीं। तो क्या होगा, जो लास्ट के कलर होंगे येलो ऑरेंज रेड, इनको अच्छे से घोला नहीं है। तो जो अगर आप देखोगे तो आपका ये नहीं समझ में आएगा कि बकेट आपका पूरा वायलेट है तो वायलेट ज्यादा दिखे, नहीं। जो कलर ज्यादा एक जगह इकट्ठा होगा, जो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा वही दिखाई देगा। तो इसके वजह से आपका जो रेड ऑरेंज और येलो इनका कॉम्बिनेशन होता है वो आपको दिखाई देता है। तो यहां पे हमें कैसा दिखाई देगा, कलर ऑरेंजिश। सेम यही रीजन है यहाँ पे भी। जैसे ही सन से सारे रेज आना स्टार्ट हुए, वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो गया, इंडिगो, ये सारा कुछ, येलो ऑरेंज रेड ये सबसे कम स्कैटर्ड हुए। जब सबसे कम स्कैटर्ड हुए तो ज्यादातर रेस हमारे इसी के दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है। फिर से दूसरा एग्जांपल, जैसे आप एक पेपर ले लीजिए, इस पेपर के कार्डबोर्ड पे आपने क्या किया, पूरा वायलेट कलर से अच्छे से पूरा रंग दिया, एक एक चम्मच सब मिला था आपको कलर। येलो ऑरेंज रेड को, येलो ऑरेंज रेड जब बस आपने छोड़ दिया, इकट्ठा छोड़ दिया, अगर आप उसे देखोगे बोर्ड को तो आपको कैसा कलर दिखाई देगा, ऑरेंजिश कलर समझ में आएगा। जो ज्यादा स्कैटर्ड नहीं हुआ है वही इकट्ठा ज्यादा प्रोमिनेंट समझ में आएगा। तो इसीलिए आपका सनराइज और सनसेट के टाइम भी यही सेम चीज होगा। सनसेट के टाइम भी अगर आप देखें तो सनसेट के टाइम भी एटमॉस्फेयर का इतना बड़ा लेयर पार करना होता है हमारे आग तक आने के लिए। तो जब इतना बड़ा लेयर पार करना होगा
तो सारे कलर स्कैटर्ड होते हैं, सिर्फ कौन सा कलर स्कैटर्ड नहीं होता, यह मतलब वो भी होते हैं लेकिन कम स्कैटर्ड होने की वजह से येलो ऑरेंज रेड हमें ऑरेंजिश कलर सन का दिखाई देता है, सनराइज और सनसेट। अब आते हैं नून के टाइम। दोपहर के टाइम क्या है, दोपहर के टाइम देखिए इसका सिर्फ ये पोर्शन शुरू में जैसे इतना ही पोर्शन एटमॉस्फेयर का कवर करना है ना, तो इसमें लगभग सारे कलर उतना ज्यादा स्कैटर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर बहुत पतली होती है यहाँ पे, तो लगभग सारे कलर उतनी ही इंटेंसिटी से आते हैं, सभी का उतना ही स्कैटर्ड हो पाता है, क्योंकि ज्यादा कम नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो आफ्टरनून का टाइम है या नून का टाइम है, उस वक्त आपका जो सन होता है वो कैसा दिखाई देता है, वो आपका मतलब ये व्हाइटिश कलर होता है, व्हाइटिन कलर में होता है। वैसे ये देखने मत लगिए क्या दोपहर में कि सर ने कहा, तो एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, उससे आप पे काफी डिफेक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पोर्शन था, यहाँ पे आपका लाइट का पोर्शन मतलब आई एंड कलरफुल वर्ल्ड खत्म होता है, ह्यूमन आई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे 10 ईयर में आए हैं आई में, वो सारा किया जाएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं, मतलब इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है एक एकेडमी, एक्सकवेशन फॉर नॉलेज। और अगर आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा यूपीआई नंबर है 8004275244, वहां जाके हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।